हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में ही जो प्राइमरी रिसर्च है, सेकेंडरी रिसर्च है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में भी बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक अच्छे से नोटबुक लेके बैठ जाइए और उसमें नोट डाउन करिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको नोट डाउन करना है आपको, और एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवाइज भी अच्छे से करना है, ठीक है। तो चित्त को शांत करके रिलैक्स होके इन बातों को पहले सुनिए, फिर नोट डाउन भी करना है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च, यानी कि प्राथमिक शोध और द्वितीयक शोध। तो प्राइमरी रिसर्च किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? प्राइमरी रिसर्च उस रिसर्च को बोलते हैं जिसमें प्राइमरी डाटा का यूज हो, यानी कि प्राथमिक डाटा का यूज हो, उसको प्राथमिक शोध बोलते हैं। और जिसमें सेकेंडरी डाटा का यूज हो, उसको सेकेंडरी रिसर्च या द्वितीयक शोध बोला जाता है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा क्या होते हैं और ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं। प्राथमिक डाटा या प्राइमरी डाटा वो डाटा होते हैं जो रिसर्चर खुद जाके प्रेजेंट के डाटा को कलेक्ट करता है, वो होता है प्राइमरी डाटा, ठीक है ना, जो प्रेजेंट के डाटा होते हैं। और जो पास्ट के डाटा होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी डाटा। और जो पास्ट के डाटा को यूज करके कोई रिसर्च होती है तो वो सेकेंडरी रिसर्च होती है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें जाननी है। आराम से रिलैक्स होकर इसको दोबारा सुनना अगर कुछ बात कंफ्यूजन में रह गई हो तो, ठीक है। तो हम इसको एक टेबल के रूप में हमने लिया है और उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च की। तो ओरिजिनल डाटा है वो कलेक्ट किसके द्वारा किया जाएगा? प्राइमरी रिसर्च में अगर बात करें, या तो हमारे द्वारा किया जाएगा, जो रिसर्चर होगा उसके द्वारा किया जाएगा, या फिर उस कंपनी के द्वारा किया जाएगा जिसको हमने हायर किया हुआ है उसके द्वारा, यानी कि ये भी प्रेजेंट के डाटा ही होंगे, ठीक है ना। और ये जो होता है सेकेंडरी जो रिसर्च होती है, इसमें जो डाटा कलेक्शन होता है वो किसी और के द्वारा किए जाते हैं, या ये पास्ट के डाटा हैं उस डाटा को हम यूज करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है, आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात करें, ये एग्जाम्पल वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीधा आपसे पूछ लेते हैं कि सर्वे एक प्राइमरी रिसर्च है या सेकेंडरी? सामान्यतः जो सर्वे है एक प्राइमरी रिसर्च है, क्योंकि सर्वे में हम प्रेजेंट के डाटा उठाते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट डाटा उठाते हैं, ठीक है, फील्ड में जाके डाटा उठाते हैं, तो उसको सर्वे किस में आता है? प्राइमरी रिसर्च में। फोकस ग्रुप्स किस में आता है? फोकस ग्रुप भी प्राइमरी रिसर्च में आता है। फोकस ग्रुप मतलब एक छोटा ग्रुप होता है, उसमें डिस्कशन या इंटरव्यू के से डाटा निकाले जाते हैं, तो उसमें भी प्राइमरी ही डाटा होते हैं, तो वो प्राइमरी रिसर्च होगी। इंटरव्यू भी प्राइमरी रिसर्च होता है, क्योंकि प्रेजेंट के डाटा उसी टाइम के डाटाज होते हैं। ऑब्जर्वेशन भी क्या होगा? प्राइमरी रिसर्च होगी। और एक्सपेरिमेंट भी क्या होगा? प्राइमरी रिसर्च होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट के डाटाज यूज हो रहे हैं। यहाँ पे रिसर्चर फील्ड में जाके इकट्ठा करता है, या किसी कंपनी को उसने डायरेक्ट हायर करा है वो इकट्ठा करती है। तो ये सारे एग्जाम्पल है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से रिलैक्स होकर इन सारे बातों के बारे में सोचना, शायद कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछना। यहाँ पे जो डाटा होंगे वो एग्जिस्टिंग डाटा होंगे, ठीक है ना, जो पहले से ही डाटा है वो एग्जिस्टिंग डाटा होंगे, उनको यूज किया जाएगा, तो वो सेकेंडरी रिसर्च होगी। इसमें से कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव होती है, यानी कि गुणात्मक होती है, और कौन सी क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक होती है? तो इसमें ये प्राइमरी रिसर्च क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, ठीक है। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जेक्टिव पे शोध या रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव है तो वो क्वालिटेटिव होगा, अगर रिसर्च का ऑब्जेक्टिव आपका क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव होगा, और मिक्स होगा तो दोनों होगा। तो प्राइमरी रिसर्च भी कोई सी भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। इसी तरह सेकेंडरी रिसर्च भी कोई भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, गुणात्मक और मात्रात्मक, ठीक है। इसके की बेनिफिट्स क्या है? प्राइमरी रिसर्च के क्या बेनिफिट है देखना। स्पेसिफिक टू आवर नीड्स एंड वी कंट्रोल द क्वालिटी। देखो, अगर हम डायरेक्ट डाटा इकट्ठे करते हैं, प्रेजेंट के डाटा इकट्ठे करते हैं, और हम फील्ड में जाके डाटा इकट्ठा करते हैं, तो ये प्राइमरी डाटा हुए। तो यहाँ पे क्या होता है? ये स्पेसिफिक होगा, हमारी आवश्यकता के अनुसार विशेषीकृत हो सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, होंगे स्पेसिफिक ही, क्योंकि हमें जो जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। और हम इसकी क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इकट्ठा करना है, तो हम इसकी क्वालिटी, इसके गुण को भी कंट्रोल, या इसकी गुणात्मकता को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चीप होते हैं और क्विक होते हैं। सेकेंडरी रिसर्च में जो डाटा यूज होंगे वो चीप होंगे और क्विक होंगे। चीप
क्योंकि सस्ते होंगे, क्योंकि पहले से डाटा कलेक्ट है, वो उनको यूज़ कर रहा है, और वो क्विक जल्दी से भी काम हो सकता है, ठीक है ना। चीप एंड क्विक होते हैं, ये इसके बेनिफिट है, ठीक है ना। सस्ते भी होते हैं और क्विक भी होते हैं, और ये स्पेसिफिक होते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं क्वालिटी को, ये इसके बेनिफिट है, ठीक है। सस्ता होना भी इसका एक बेनिफिट है और जल्दी होना इसका सेकेंडरी का एक बेनिफिट है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें, दोनों से डिसएडवांटेज क्या है, अगर प्राइमरी की बात करें तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा होगी सेकेंडरी से, इसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे, चीप नहीं होगी, क्योंकि डाटा फील्ड में जाके कलेक्ट करना, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, ठीक है, और कॉस्ट भी होगा इसकी ज़्यादा। और इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है या डिसएडवांटेज क्या है सेकेंडरी का, ये डाटा बहुत ही ओल्ड हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, ठीक है ना, और ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकते हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग। ऐसा हो सकता है कि किसी और के डाटा हैं अगर यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है जो हमें याद रखने हैं, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लीज़ रिलैक्स होके, चित्त को शांत करके हर एक बात को अच्छे से देखना है, अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, एक कंसेप्ट है मेटा एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि मेटा एनालिसिस एक सेकेंडरी रिसर्च है या प्राइमरी रिसर्च, अगर बेसिक क्वेश्चन बने, अभी आपको मैंने ये नहीं बताया है कि मेटा एनालिसिस होता क्या है, मैंने पहले क्वेश्चन पुटअप करा है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि मेटा एनालिसिस प्राइमरी रिसर्च है या सेकेंडरी रिसर्च, तो आपका आंसर आएगा सेकेंडरी रिसर्च। क्या आएगा? सेकेंडरी रिसर्च। कैसे है सेकेंडरी रिसर्च, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब आपको मेटा एनालिसिस समझ में आ जाएगा तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। वैसे मेटा एनालिसिस अपने आप में एक अथाह है, बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पेशल बुक आती है, ठीक है, हर एक मेटा एनालिसिस के नाम से ही। लेकिन हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक कंसेप्ट समझना है कि वास्तव में मेटा एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर अच्छे से हमें समझना है। It is a set of techniques used to combine the results of a number of different reports into one report to create a single more precise estimate of an effect, ठीक है। एक्चुअली में क्या है मेटा रिसर्च, मेटा एनालिसिस या मेटा रिसर्च क्या है, इसमें बहुत, मान लो किसी भी टॉपिक पे दो वेरिएबल है, वेरिएबल समझते हो ना, चर, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये x और एक y है, ये दो वेरिएबल है, इस पे बहुत सारी स्टडी हो रखी है, ठीक है, अलग अलग लोगों ने स्टडी कर रखी है। तो किसी का तो कुछ भी रिजल्ट आता है, किसी का कुछ रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ये एक बार ये घटना हुई, कुछ पॉलिसी मेकर्स थे, ठीक है ना, किसी जो हम पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट ना, तो इन्हीं रिसर्च के आधार पे बनाती है। किसी मान लो एजुकेशन पे कोई पॉलिसी बनानी है, तो अब देखेंगे कि गवर्नमेंट देखती है कि एजुकेशन पे कितनी रिसर्च हो चुकी है, ठीक है, किस किस साइंटिस्टों ने या किस किस रिसर्च स्कॉलरों ने क्या क्या किया है इस पे, तो उन्हीं के डाटा को स्टडी किया जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि सबके रिजल्ट तो मिलते ही नहीं है, किसी का कुछ कंक्लूजन है, किसी का कुछ कंक्लूजन है। तो अब एक बड़ा इश्यू बन गया था कि किस रिजल्ट पर जाएं, कौन सा हम एक कंक्लूजन वास्तव में निकालें और क्या पॉलिसी बनाएं, है ना। आप देखते हो कोई रिसर्च किसी टॉपिक पे कर रहा है और मान लो इनका दायरा भी लगभग सेम है अगर रिसर्च का, तो किसी के कुछ रिजल्ट है, किसी के कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, किसी के कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, किसी का कुछ कंक्लूजन आ रहा है। तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा था कि हम क्यों फंड कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ कि सबका कुछ मिल तो रहा ही नहीं, है ना, रिजल्ट्स और इनका कंक्लूजन कुछ मिल ही नहीं रहा, एक स्पेसिफिक वेरिएबल पे काम कर रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा। तो हम किस तरह कोई पॉलिसी बनाएं, समझ में नहीं आया आपको। तो अब क्या करा, एक कंसेप्ट आया मेटा एनालिसिस। क्या आया? मेटा एनालिसिस। तो उसमें क्या किया गया, जो सेम वेरिएबल्स पे काम करते हैं, बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं जिन्होंने काम किया है सेम वेरिएबल्स पे, सेम टॉपिक को लेके रिसर्च किया हुआ है, लगभग जो सेम वेरिएबल्स हैं उस पे काम किया हुआ है। तो अब उनको क्या करना है, सारी स्टडी को मिलाना है और सारी स्टडी को मिला के एक कंबाइन करके इनको एक रिजल्ट निकालना है। यही है ना, टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स। अलग अलग रिपोर्ट को हमने इकट्ठा किया, ठीक है, उसको कंबाइन किया और एक सिंगल और एक प्रिसाइज एस्टिमेट इफेक्ट की तरफ चले गए। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि आपने तरह तरह की स्टडी को इकट्ठा करा जो लगभग सेम स्पेसिफिक टॉपिक पे थी, जिस पे आप काम करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे जिस पे आप पॉलिसी बनाना चाहते हो, तो वहां से इकट्ठा करा, वहां से इकट्ठा करा, सबको मिलाया और उससे एक प्रिसाइज रिजल्ट दिया। तब तो कोई बात हुईगी, तब तो कोई बात समझ में आई। इसमें पूरी प्रॉपर एक अच्छा एक
पूरा ग्रुप होता है वो स्टडी करता है। ऐसे नहीं है कि एक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा सारी स्टडी को मिलाया जाता है और सारी स्टडी को मिला के एक प्रिसाइज वे में एक इसका रिजल्ट निकाला जाता है, एक मोर प्रिसाइज एस्टिमेट लिया जाता है कि इस स्टडी में ये बात कहना चाहते हो, तो उस पर तो हम पॉलिसी वगैरह बना सकते हैं। तो ये होती है मेटा एनालिसिस। तो मैं दोबारा बताता हूँ, मेटा एनालिसिस क्या होती है। मान लो एक एक्स नाम का टॉपिक है, इसमें 2 वेरिएबल्स पे काम हो रहा था, तो ए ने भी करा इस पे काम, बी ने भी करा, सी ने भी करा, डी ने भी करा, ई ने भी करा, सब ने इस पे काम करा। ये ए रिसर्च स्कॉलर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो अब इसके कुछ रिजल्ट्स थे, इनके कुछ रिजल्ट्स थे, इनके कुछ रिजल्ट्स थे, इनके कुछ रिजल्ट्स थे। तो हमने क्या करा, सबकी स्टडी को मिक्स किया, सारी रिपोर्ट्स को मिक्स किया और एक फाइनल हमने एक कंबाइन करके एक सिंगल प्रिसाइज रिजल्ट की तरफ चले गए, एक कंक्लूजन की तरफ चले गए, तब तो सहूलियत हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस चीज को कहते हैं मेटा एनालिसिस। तो ये कैसी रिसर्च हुई, सेकेंडरी रिसर्च हुई, क्योंकि पहले से डाटा हमारे पास है, इनके डाटा, इनके डाटा, इनके डाटा, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च। अब समझ में आ गया मेरी बात? चलो वेरी गुड, ये है मेटा रिसर्च। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। मेटा एनालिसिस के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। मेटा एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है टू कंबाइन रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टडीज। ये तो हमने बात कर ली कि ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, एक सांख्यिकी तकनीक है जिसमें डिफरेंट स्टडीज के रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक रिजल्ट बनाया जाता है। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, क्योंकि डिफरेंट डाटाज को इसमें मिलाया जाता है। ये मात्रात्मक होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है। इसमें नंबर और डाटाज को मिलाया जाता है। ये स्टैटिस्टिकल होता है नेचर में, तो इसलिए ये क्या है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। ठीक है। वेरी गुड। ये बात अच्छे से चित्त को शांत करके दिमाग में उतार लेनी है। आगे क्या है, मेटा एनालिसिस है डन बाय आइडेंटिफाइंग ए कॉमन स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इज शेयर्ड अमंग स्टडीज। वही बात है कि सारे जो स्टडी में शेयर करके एक कॉमन स्टैटिस्टिकल मेजर तक पहुंचा जाता है। ये बात हमने कर ली है। और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, जैसे कि स्टेटा और रिव्यू मैनेजर, ठीक है ना, ये भी इसमें मेटा एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है। अगर डीप में जाके भी क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो सॉफ्टवेयर जैसे स्टेटा और रिव्यू मैनेजर ये यूज होता है मेटा एनालिसिस के लिए। तो ये बातें आपको ध्यान आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। और इसका एग्जांपल के तौर पे लें तो पॉलिसी मेकर इसका एक एग्जांपल है। ठीक है। पॉलिसी मेकर मेटा एनालिसिस करवाते हैं, क्योंकि करवाना पड़ता है मेटा एनालिसिस, तभी तो एक प्रॉपर रिजल्ट पे जाएंगे और तभी एक पॉलिसी बन पाएगी। ठीक है। तो इसके बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में और मेटा एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में हमने पढ़ा है। अच्छे से चित्त को शांत करके रिवीजन पे फोकस रखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की कोई जीवन में टेंशन ना लें, अच्छे से खुशी से पढ़ाई करें, सब बहुत अच्छा होगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई टेंशन होती भी है, कोई दिक्कत होती भी है, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिए और मुझसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आप खुशी से पढ़ाई करोगे, चित्त को शांत करके पढ़ाई करोगे, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा जीवन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की स्पेसिफिक बातें करेंगे। आप अभी ये देखिए, अच्छे से खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट डियर फ्रेंड्स।